राइज ऑफ हेल क्वीन एपिसोड 18। निया रात को चोरी छुपे किचन में से आइसक्रीम खा रही थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। निया जब सामने देखती है तो उसके सामने राजवीर खड़ा था। राजवीर को देख वह कहती है, आपको भी आइसक्रीम चाहिए? राजवीर उसके हिलते हुए होठों को देखकर कहता है, नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है, तुम ज्यादा आइसक्रीम नहीं खा सकती है। अल्फाया राजवीर जबरदस्ती निया को अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देता है और उसे वार्निंग देता है क्या वह आइसक्रीम ना खाए। वहीं निया भी राजवीर के डर से चुपचाप सो जाती है। वहीं राजवीर निया को सोते देख उसके माथे को प्यार से चूमकर कमरे से बाहर आ जाता है। अल्फाया राजवीर सीधा अपने कमरे में आता है और कमरे में आकर बेड पर लेट जाता है। उसकी आंखों के सामने निया का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। अल्फाया राजवीर अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, इस लड़की की मासूमियत किसी दिन मेरी जान लेकर मान लेगी, लेकिन जो भी है मेरी है। वैसे मेरे अलावा कोई देख सकता है ना, छू सकता है ना महसूस कर सकता है। अब वक्त आ गया है कि मैं अंकल आंटी से अपनी निया की शादी की बात करूं, क्योंकि निया भाई बच्चों की तरह व्यवहार करती है, लेकिन उसकी उम्र 23 साल हो चुकी है। उसका पूरा शरीर बाकी लड़कियों की तरह भरा भरा हो चुका है। अल्फाया राजवीर अपने अतीत में चला जाता है जब निया भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल थी और नॉर्मल बच्चों की तरह ही अपना जीवन जी रही थी, लेकिन एक हादसे में निया की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। निया एक बार अपनी स्कूल ट्रिप पर मनाली गई हुई थी। वही जो लोग लड़कियों की तस्करी करते थे, उन लोगों ने 15 लड़कियों को किडनैप किया था, जिनमें से एक निया भी थी। वहां हो रही हर एक टॉर्चर और डर को देखकर निया के दिमाग पर बहुत असर पड़ा था। कुछ लोगों ने निया के साथ भी बदतमीजी और जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त रहते अधीर, राजवीर, अंश, अनंत और आकाश ने निया को बचा लिया था। लेकिन जो ड्रग्स निया को दिया गया था, उसे ड्रग्स की वजह से निया के दिमाग में काम करना बंद कर दिया। अल्फाया राजवीर अपने अतीत के गलियारों में अभी घूम ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। उसे कॉल को उठाकर राजवीर कहता है, पता चला कि उन लोगों के साथ और कौन सी लोग मिले हुए थे और किसी ताकत का हाथ था। वही सामने से कुछ कहा जाता है। उसे सुनकर राजवीर कहता है, तो ठीक है, सबको लेकर आओ जंगल में सबका मंगल होगा। मेरी निया को छूने की जो गलती उन लोगों ने की थी, उसे गलती की सजा तो उन्हें मिलेगी ना। बहुत मुश्किल के बाद हाथ लगे हैं, तो उनकी जिंदगी मौत से भी बेहतर बनना तो मेरा फर्ज बनता है ना। अल्फाया दूसरी तरफ अग्नि अपने ऑफिस में बैठा अब बचपन से लेकर अब तक की सारी बातों को सोच रहा था और अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने दिव्या से शादी की, क्यों वह दिव्या और अधीर के बीच में आ गया, क्यों उसने दिव्या को एक मौका नहीं दिया कि वह लोग एक दूसरे के साथ अपनी गलतफहमी बुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, क्यों वह स्वार्थी हो गया था। यही सब बातें अग्नि के दिमाग में चल रही थी, लेकिन एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि स्वार्थी होने में क्या ही बुराई है, आखिर अग्नि प्यार करता है दिव्या से, इंतजार किया है उसने इतनी साल। अल्फाया दिव्या अपने कमरे में बैठी अग्नि के आने का इंतजार कर रही थी। अग्नि का फोन स्विच ऑफ था और दिव्या बार बार अग्नि को कॉल ट्राई कर रही थी, क्योंकि कल सुबह का अग्नि गया था और अभी तक वापस नहीं आया था, बल्कि मिस्टर एंड मिसेस कपूर भी वापस आ चुके थे। तभी दिव्या को नीचे हॉल में से किसी की आवाज आती है। जैसे ही दिव्या अपने कमरे से बाहर आकर देखती है तो हॉल में अग्नि खड़ा था और उसके साथ एक लड़का और एक लड़की और खड़े थे। अल्फाया दिव्या जल्दी से सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आती है और अग्नि के गले लग जाती है और कहती है, कहाँ चले गए थे आप? बिना बताए मैंने कितनी फ़ोन किया, आपका फ़ोन कहाँ है और फ़ोन आप रखते किस लिए हैं? अगर आपको फ़ोन उठाना ही नहीं होता, उसे चार्ज नहीं करना होता, और अपने असिस्टेंट का नंबर मुझे क्यों नहीं दिया? आपके ऑफिस का नंबर मेरे पास क्यों नहीं है? वहीं दिव्या की इतनी सारी शिकायत सुनकर पूरा कपूर परिवार मुस्कुरा रहा था। वहीं अग्नि के साथ आया लड़का और लड़की हैरानी से दिव्या को देख रहे थे, क्योंकि कोई भी अग्नि से इस तरह बात नहीं करता था, लेकिन अग्नि इस लड़की की बातें आराम से सुन रहा था। यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ा शौक था। अल्फाया ना चाहते हुए भी अग्नि दिव्या की पीठ पर अपने हाथ रख देता है और कहता है, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था और फिर मेरा फ़ोन बंद हो गया और मुझे कल मीटिंग के लिए अर्जेंट बेंगलुरु जाना पड़ा, तो फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, क्यों इतनी चिंता कर रही हो? वही अग्नि का इस तरह का व्यवहार देखकर वह लड़का और लड़की शौक से आंखें फाड़े अग्नि को देख रहे थे। वही अग्नि दिव्या को खुद से दूर करके कहता है, इनसे मिलो, यह मेरा दोस्त परम और यह उसकी वाइफ शिखा। अल्फाया दिव्या दोनों को हेलो बोलता है। तभी अग्नि परम और शिखा की तरफ देखकर कहता है, और यह है मेरी वाइफ दिव्या, अभी 3 दिन पहले ही हमारी शादी हुई है। शादी थोड़ी जल्दबाजी में हुई, इसलिए मैं किसी दोस्त को नहीं बुला पाया। वही शिखा और परम हैरानी से दिव्या और अग्नि को देख रहे थे, परंतु यहाँ अपनी बहन मानवी की शादी अग्नि से तय करने आया था, लेकिन अग्नि तो पहले से ही किसी और से शादी कर चुका था। ये देखकर परम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि परम की बहन मानवी अग्नि से बहुत प्यार करती थी और उसी ने परम को और शिखा को जबरदस्ती यहाँ शादी की बात करने के लिए भेजा था। अल्फाया
शिखा और परम अपनी बहन के बारे में सोचने लगते हैं। परम की इकलौती बहन थी मानवी, पर हमने उसे बहुत प्यार और करे से पाला था, इसलिए वह थोड़ी जिद्दी हो गई थी। उसे जो चीज़ पसंद आती वह उसे हर हालत में चाहिए थी। परम के माता पिता इस चीज़ से बहुत परेशान रहते थे, लेकिन जब परम की शादी से शिखा हुई तो शिखा भी मानवी का उतना ही ख्याल रखती थी जितना परम रखता था, इसलिए मानवी शिखा के भी करीब थी। अल्फाया एक बार अग्नि परम से मिलने के लिए परम के घर गया था, वहीं मानवी की मुलाकात अग्नि से हुई थी। अग्नि का इतना शांत स्वभाव और सबको इतने प्यार से बात करना मानवी को भा गया था, और जब से मानवी अग्नि से बहुत प्यार करने लगी थी। अल्फाया शिखा परम का हाथ पकड़कर नामे अपनी गर्दन हिला देती है और फिर वो दोनों कहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। दिव्या सबकी तरफ देखकर कहती है, मैं सबके लिए चाय नाश्ता का बंदोबस्त करती हूँ और आप अपनी चुपचाप जाकर कमरे में आराम कीजिए और फ्रेश होकर नीचे लिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अग्नि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अब वह अपने मन में सोचता है, जितने पाल है तुम्हारे साथ जीने के लिए उन सारे फलों को मैं खुशी से जीऊंगा और तुम्हारे साथ जितना हो सकेगा उतना वक्त बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस दिन अधीर वापस आ जाएगा इंडिया, उसे दिन शायद वह तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे साथ इतनी यादें बना लूंगा कि तुम्हारी जान के बाद मेरी जिंदगी जीने के लिए वही यादें कही होगी। अल्फाया थोड़ी देर बाद दिव्या सबके लिए चाय कॉफ़ी और नाश्ता लेकर आती है और सब लोग आराम से बैठकर चाय नाश्ता कॉफ़ी पीते हैं। परम काफ़ी टाइम बाद अग्नि से मिला था, इसीलिए वह अपनी बहन की बात को भुलाकर अग्नि से बातें करने लगता है। वहीं दिव्या अग्नि की तरफ देखकर कहती है, अग्नि कल घर के लैंडलाइन पर एक लड़की का फ़ोन आया था और वह आपसे बात करने के लिए बोल रही थी। अब बहुत रो रही थी, कह रही थी कि अगर अग्नि आ जाए तो मेरी बात ज़रूर करवा देना। मैं उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने मुझे अपना नाम फायर शिखा परम का हाथ पकड़कर नामे अपनी गर्दन हिला देती है और फिर वो दोनों कहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। दिव्या सबकी तरफ देखकर कहती है, मैं सबके लिए चाय नाश्ता का बंदोबस्त करती हूँ और आप अपनी चुपचाप जाकर कमरे में आराम कीजिए और फ्रेश होकर नीचे लिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अग्नि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अब वह अपने मन में सोचता है, जितने पाल है तुम्हारे साथ जीने के लिए उन सारे फलों को मैं खुशी से जीऊंगा और तुम्हारे साथ जितना हो सकेगा उतना वक्त बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस दिन अधीर वापस आ जाएगा इंडिया, उसे दिन शायद वह तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे साथ इतनी यादें बना लूंगा कि तुम्हारी जान के बाद मेरी जिंदगी जीने के लिए वही यादें कही होगी। अल्फाया थोड़ी देर बाद दिव्या सबके लिए चाय कॉफ़ी और नाश्ता लेकर आती है और सब लोग आराम से बैठकर चाय नाश्ता कॉफ़ी पीते हैं। परम काफ़ी टाइम बाद अग्नि से मिला था, इसलिए वह अपनी बहन की बात को भुलाकर अग्नि से बातें करने लगता है। वहीं दिव्या अग्नि की तरफ देखकर कहती है, अग्नि कल घर के लैंडलाइन पर एक लड़की का फ़ोन आया था और वह आपसे बात करने के लिए बोल रही थी। अब बहुत रो रही थी, कह रही थी कि अगर अग्नि आ जाए तो मेरी बात ज़रूर करवा देना। मैं उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने मुझे अपना नाम फायर अधीरा बताया था। अधीरा नाम सुन के अग्नि हैरानी से अपने परिवार की तरफ देखा है तो वही मिस्टर एंड मिसेस कपूर गुस्से में अग्नि की तरफ देखकर कहते हैं, उसे लड़की की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर फोन करने की। तभी दादाजी और दादी माँ उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, बेटी है वह, आप दोनों की इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी, किसी का मदद नहीं किया था, कोई गलत हरकत नहीं की थी जो तुम दोनों इस तरह मेरी मासूम सी बच्ची के साथ व्यवहार कर रहे हो। दिव्या हैरानी से अग्नि की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था अग्नि की कोई बहन भी है। वही शिखा और परम सबसे इजाजत लेकर घर के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वह उनके घरेलू मैटर था, इसमें वह बोल नहीं सकते थे और वहां रुकना उन लोगों को सही नहीं लगा। दिव्या दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर कहती है, या क्या कह रहे हैं, अग्नि की कोई बहन भी है? दादाजी कहते हैं, हाँ मेरी मासूम सी गुड़िया, बस एक गलती हो गई उससे जो उसने मोहब्बत कर दी और उसके मन आप इतने कठोर हो गए कि मेरी बेटी को इस घर से निकाल दिया। पता नहीं किन हालातों में होगी वह। जैसे ही अग्नि कुछ कहने वाला होता है, मिस्टर एंड मिसेस कपूर वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब अग्नि भी अपने कमरे में चला जाता है। अपनी दादी माँ और दादाजी आंखों में आंसू भर के वहीं बैठे रहते हैं। दिव्या सबकी तरफ देखती है और फिर अग्नि के पीछे चली जाती है। जैसे अपने कमरे में आता है, दिव्या उस सवाल करती है, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आपकी कोई बहन भी है? अग्नि शांति से सोफे पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, अधीरा का नाम लेना है इस घर में गुनाह माना जाता है, क्योंकि उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी और वह लड़का हम लोगों की तरह पैसे वाला नहीं था, एक मामूली था। इसलिए दिव्या अग्नि का हाथ पकड़कर कहती है, अधीरा को आपकी जरूरत है। वह फोन पर बहुत रो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। अग्नि जल्दी से उठकर खड़ा होता है और दिव्या का हाथ पकड़कर कहता है, उसने कोई एड्रेस बताया था? हाँ, उसने बोला था कि वह सिटी हॉस्पिटल में है। जैसे ही सुनता है वह फौरन वहां से बाहर की तरफ जाता है तो दिव्या उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, और वह भी अग्नि के साथ अस्पताल के लिए निकल जाती है।
मित्तल पेंशन में सब कुछ शांति से हो रहा था क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि उन्हें अधीर को बहुत मुश्किल से वापस नॉर्मल इंसान बनना होगा। वही खुशी और रणबीर एक तरह से खुश भी थे कि अधीर कहीं बाहर गया है। वह धीरे धीरे दिव्या को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। तभी खुशी के फोन पर अधीर का कॉल आने लगता है। अधीर अपनी शांत आवाज में कहता है, कैसी हो मॉम? आप जानता हूँ नाराज हो बिना बताए चलाया मॉम, वहाँ मेरा दम घुट रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर, इसीलिए थोड़ा बाहर निकल आया। ऐसे मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, कैसे हो आप? पापा आपका ख्याल रखते हैं ना? मन्नत कैसी है? जानता हूँ नाराज होगी मुझे, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं मन्नत को मना लूंगा और मन्नत से कहना उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आऊंगा। और निया को बोलना कि अपने भाई से नाराज ना हो, उसका भाई अपनी बहनों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खुशी एक शब्द नहीं बोलता है। अधीर अपने मन की सारी बातें उससे कहता रहता है। फिर थोड़ी देर बात करके वह कॉल कट कर देता है। अधीर के फोन रखते ही खुशी रणबीर के सीने से लगकर रोने लगती है और कहती है, रणबीर हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं जानती हूँ वह खुश नहीं है, वह हम सब उसके आंसू ना देख ले इसीलिए वह यहाँ से गया है। अगर वह यहाँ रहता तो हम उसका ध्यान भटका देते, लेकिन वह तो चला गया हम सबको छोड़कर। क्या उसके लिए दिव्या इतनी जरूरी थी? क्या उसकी माँ उसके लिए कोई मायने नहीं रखती? रणबीर खुशी के माथे को सहलाकर कहता है, उसे थोड़ा वक्त दो, ठीक हो जाएगा। जब लौट कर आएगा ना तो एक नया अधीर बनकर आएगा जिसके अंदर ना घमंड होगा और ना ही दूसरों की बेइज्जती करने की भावना होगी। उसके मन में शायद हम दोनों असफल रहे अपने बेटे को संस्कार देने में, तभी तो उसके अंदर घमंड आया। और हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि दिव्या भी अपनी जिंदगी में खुश रहे। उसने जो रिश्ते बनाए हैं और रिश्तों के साथ न्याय करे, पुराने रिश्तों के चक्कर में नए रिश्तों को भूल न जाए, इसीलिए मैंने उसे दिन उसे इस तरह बात की थी। दूसरी तरफ अमेरिका में अधीर अपने फ़ोन में अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटो देख रहा था। उसी के साथ उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे वह नोटिफिकेशन को ऑन करता है तो उसमें रणबीर का मैसेज था, अधीर मैं जानता हूँ तुम यहाँ से क्यों गए थे और मैं तुम्हें गलत भी नहीं कह सकता। अपने प्यार को किसी और के साथ देखना कितना तकलीफदायक होता है यह मुझसे बेहतर कौन जानता है बेटा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने प्यार को पाने के चक्कर में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना कि जिंदगी भर तुम्हारे मम्मी पापा किसी के सामने अपना सर उठाकर बात ना कर पाए। दिव्या को सिर्फ दोस्त की नज़र से देखना और अब ज़्यादा उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसे अपने नए रिश्तों को अपने दो, उसे अपने नए रिश्तों में खुश रहने दो। अधीर को किसी की पत्नी है, किसी के घर की बहू है, किसी की इज्जत है। अगर तुम उसके साथ अभी रिश्ता रखोगे या उससे बात करोगे या उसे फ़ोन करोगे तो अग्नि के दिल में दिव्या के लिए गलतफहमी आ जाएगी। बेटा मैं जानता हूँ तुम पिछले 2 दिन से दिव्या से बात करते हो, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। अब तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत तुम्हारे हाथ में है और साथ ही साथ दिव्या की इज्जत की शादी की बात, एक लड़की का किसी के साथ अफेयर होना बहुत अपमानजनक माना जाता है। आशा करता हूँ तुम्हें मेरी बात समझ आ गई हो। तुम्हारे पापा। अधीर को मैसेज पढ़कर अपनी आंखों में आंसू लाकर कहता है, नहीं करूंगा, बात भूल जाऊंगा उसे, लेकिन इतना आसान नहीं है पापा। लेकिन आपके और मोम की खातिर मैं ये कोशिश करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता उसे दिन की तरह फिर कोई मेरी मम्मी पापा को कुछ कहकर चला जाए। अब मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से दिव्या को और सफ़र करना पड़े, इसीलिए आज से मैं कभी भी उससे बात करूंगा तो सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। भूल जाऊंगा उसे पापा, भूल जाऊंगा। पहली बार आपने मुझे कुछ मांगा है, अगर मैं आपको वह भी ना दे सका तो कैसा बेटा हूँ मैं। अधीर ने अपने मन में निश्चय कर लिया था क्या वह दिव्या के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी। वहीं दिव्या भी अपने परिवार के मसलों में पड़ चुकी थी और इस चक्कर में वह अधीर को लगभग भूल ही गई थी। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठे मिस्टर एंड मिसेस कपूर की आंखों में आंसू थे। मिसेस कपूर श्री कपूर से कहती है, कहीं उसने हमारी बेटी को कुछ कर तो नहीं दिया? वह एक नंबर का आवारा और बदमाश लड़का था, उसने हमारी बेटी को ऐसा अपने जाल में फंसाया कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। जब हम उसे लड़के को समझाने गए तो उसने हमारी बच्ची को ही हमारे खिलाफ कर दिया। हम तो उसे सिर्फ इसलिए नाराज थे कि एक में एक दिन उसे लड़के की हकीकत उसके सामने आ जाएगी और वह वापस हमारे पास आ जाएगी। मिस्टर कपूर श्रीमती कपूर को अपने सीने से लगाकर कहते हैं, कुछ मत कहो, शांत रहो, अग्नि गया है ना उससे मिलने, हमें पता चल जाएगा कैसी है हमारी बेटी। मिस्टर मिसेस कपूर अपनी बेटी से नाराज नहीं थे, नहीं वह उससे नफरत करते थे, वह तो सिर्फ नाराज थे अपनी बेटी से कि उनकी बेटी ने उनकी कहानी नहीं माना और जिंदगी में इतने सारे दुख और दर्द झेल रही थी। मिस्टर कपूर की नज़रें हमेशा अपनी बेटी के ऊपर थी, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वह खुद ऐसा नहीं चाहती थी। वह खुद उसे आदमी के साथ एडजस्ट करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर में अग्नि की कार अस्पताल के बाहर आकर रुकती है। अग्नि और दिव्या दोनों ही अस्पताल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वह अंदर पहुंचते हैं वह वहां पर अधीरा का नाम लेकर वार्ड पूछते हैं, नर्स उन्हें बता देती है। जैसे ही वह लोग उसे कमरे में पहुंचते हैं, सामने देखकर अग्नि की आंखों में गुस्से की ज्वालामुखी आ जाती है।
मिस्टर मिसेस कपूर अपनी बेटी से नाराज नहीं थे, नहीं वह उससे नफरत करते थे। वह तो सिर्फ इतना चाहते थे कि अपनी बेटी से कि उनकी बेटी ने उनकी कहा नहीं माना और जिंदगी में इतने सारे दुख और दर्द झेल रही थी। मिस्टर कपूर की नज़रें हमेशा अपनी बेटी के ऊपर थी, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वह खुद ऐसा नहीं चाहती थी। वह खुद उसे आदमी के साथ एडजस्ट करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर में अग्नि की कार अस्पताल के बाहर आकर रुकती है। अग्नि और दिव्या दोनों ही अस्पताल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वह अंदर पहुंचते हैं वह वहां पर अधीरा का नाम लेकर वार्ड पूछते हैं। नर्स उन्हें बता देती है। जैसे ही वह लोग उसे कमरे में पहुंचते हैं, सामने देखकर अग्नि की आंखों में गुस्से की ज्वालामुखी आ जाती है। सामने बेड पर अधीरा लेटी हुई थी और उसके पूरे शरीर पर मारने पीटने के निशान थे। हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा मुरझा गया था और उस पर नीले निशान पड़े हुए थे। ये देखकर अग्नि का खून खोल उठता है और वह तुरंत ही अधीरा के पास पहुंच जाता है। अधीरा इतने सालों बाद अपने भाई को अपनी आंखों के सामने देखकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। वही दिव्या गेट पर खड़ी अधीरा की हालत को देख रही थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। अधीरा अग्नि को अपने पास देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अग्नि अधीरा को अपने सीने में छुपा लेता है और अपनी बहन का दर्द देखकर अग्नि की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वहीं दिव्या अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन अधीरा की हालत देखकर उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी डॉक्टर अग्नि और दिव्या की तरफ देखकर कहते हैं कि आप पेशेंट को जानते हैं। अग्नि की हालत ऐसी नहीं थी कि वह डॉक्टर से बात कर सके, तो दिव्या आगे आकर कहती है, हाँ हम पेशेंट को जानते हैं, हम पेशेंट की फैमिली हैं और यह पेशेंट के बड़े भाई। डॉक्टर दिव्या की तरफ देखकर कहते हैं, देखिए पेशेंट की हालत बहुत ही खराब है। पहली बात तो पेशेंट डिप्रेशन में है, दूसरी बात उनके एक हाथ और एक पैर की हड्डी टूट चुकी है और उनके चेहरे और हाथों के अलावा उनके पूरे शरीर पर गहरे जख्मों के निशान हैं जो बहुत टाइम में भरने वाले हैं और मारपीट की वजह से पेशेंट का मिसकैरेज भी हुआ है, तो उन्हें रिकवर होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। लेकिन आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे लोग हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, तो आप लोगों को एक अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा, तब जाकर पेशेंट डिप्रेशन से बाहर आ सकती है। अग्नि डॉक्टर की सारी बातें सुन रहा था क्योंकि वह भले ही अधीरा को अपने सीने में लिए बैठा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान डॉक्टर की कही गई बातों पर था। थोड़ी देर बाद अग्नि को अपने सीने पर धीमी सांसों की आवाज सुनाई देती है और डॉक्टर की तरफ देखता है तो डॉक्टर दिव्या और अग्नि को बाहर आने का इशारा करते हैं। डॉक्टर अग्नि को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि अग्नि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, मिस्टर कपूर पेशेंट आपकी क्या लगती है? डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, मेरी बड़ी बहन है। डॉक्टर हैरानी से अग्नि की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर कपूर आपकी बहन के साथ इस तरह की घरेलू हिंसा हो रही थी और आपको कभी पता ही नहीं चला। आपकी बहन बहुत ही कमजोर हो चुकी है और मेंटली तो वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और ऐसे लोग डिप्रेशन में खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं और अपने आसपास ख्याल रखना पड़ेगा और उनकी दवाइयाँ का एक भी मिस नहीं होना चाहिए, वरना उनकी मेंटली कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। डॉक्टर और भी बहुत सारी बातें अग्नि को बताते हैं। जैसे सुनने के बाद अग्नि गुस्से में पागल हो जाता है और वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट सचिन को कॉल करके उत्तम सिंह का पता लगाने के लिए बोल देता है। उत्तम सिंह अधीरा का पति था। अधीरा और उत्तम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों के बीच पहले दोस्ती और फिर प्यार हुआ और अधीरा ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर वह तुमसे शादी कर ली क्योंकि कपूर फैमिली अधीरा की शादी उत्तम से नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मिस्टर कपूर उत्तम की सारी हकीकत जानते थे कि उसने अधीरा को अपने प्यार के जाल में इसलिए फंसाया है क्योंकि अधीरा कपूर परिवार की बेटी थी। अग्नि गुस्से में इधर उधर चक्कर काट रहा था। दिव्या अग्नि का हाथ पकड़कर उसे अपने पास ब्रांच पर बिठा लेती है और कहती है, मैं मानती हूँ कि अधीरा इस वक्त बहुत दर्द में है, लेकिन अगर आप इस तरह गुस्सा करेंगे और उसके सामने इस तरह का व्यवहार करेंगे वह और परेशान हो जाएगी, इसलिए हमें उसके सामने बिल्कुल गुस्सा नहीं करना और ना ही उसके सामने किसी के बारे में जिक्र करना है। अग्नि दिव्या की तरफ देखकर कहता है, तो क्या करूं, अपनी बहन को इसी तरह तड़पने दूं? दिव्या अग्नि का चेहरा अपनी तरफ करके कहती है, मैंने कब बोला कि आप अधीरा दी को तड़पने दीजिए? मैं तो इतना कहना चाहती हूं कि हमें अधीरा दी को ऐसा माहौल देना है कि वह खुद को ठीक कर सके। वह डिप्रेशन में है और डिप्रेशन के शिकार लोग कुछ भी कर जाते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वह मानसिक पीड़ित बन जाते हैं और अभी अभी आगे नहीं है कि उन्हें अकेला छोड़ा जा सके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनके पति से उनका तलाक करवा दीजिए। हम अधीरा दी को अपने साथ अपने घर पर रखेंगे, उन्हें ठीक करेंगे, फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर उनका घर बसा देंगे, लेकिन तब जब वह तैयार हो शादी के लिए। लेकिन उससे पहले अधीरा दी के गुनहगारों को सजा मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज हम चुप बैठ गए ना तो हमें देखकर बहुत सारे लोग चुप बैठ जाएंगे, वह भी डर जाएंगे। इसलिए आपको एक भाई होने का फर्ज निभाना है और अधीरा दी को इंसाफ दिलाना है और अधीरा दी के पति और उनके ससुराल वालों को सलाखों के पीछे पहुंचना है।
अग्नि दिव्या की तरफ देखकर कहता है तो क्या करूं, अपनी बहन को इसी तरह तड़पने दूं। दिव्या अग्नि का चेहरा अपनी तरफ करके कहती है, मैंने कब बोला कि आप अधीरा दी को तड़पने दीजिए। मैं तो इतना कहना चाहती हूं कि हमें अधीरा दी को ऐसा माहौल देना है कि वह खुद को ठीक कर सके। वह डिप्रेशन में है और डिप्रेशन के शिकार लोग कुछ भी कर जाते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वह मानसिक पीड़ित बन जाते हैं और अभी अभी आगे नहीं है कि उन्हें अकेला छोड़ा जा सके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनके पति से उनका तलाक करवा दीजिए। हम अधीरा दी को अपने साथ अपने घर पर रखेंगे, उन्हें ठीक करेंगे, फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर उनका घर बसा देंगे, लेकिन तब जब वह तैयार हो शादी के लिए। लेकिन उससे पहले अधीरा दी के गुनहगारों को सजा मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज हम चुप बैठ गए ना तो हमें देखकर बहुत सारे लोग चुप बैठ जाएंगे, वह भी डर जाएंगे। इसीलिए आपको एक भाई होने का फर्ज निभाना है और अधीरा दी को इंसाफ दिलाना है और अधीरा दी के पति और उनके ससुराल वालों को सलाखों के पीछे पहुंचना है। अग्नि दिव्या की तरफ देखकर कहता है, मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है, उन लोगों को पुलिस नहीं अग्नि कपूर सजा देगा। आज तक इन लोगों ने एक अच्छे इंसान को देखा है, आज एक बहन के भाई को देखेंगे जिसकी बहन को उन लोगों ने जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे धोखा और धोखा देने वाले लोग दोनों से ही सब नफरत है। दिव्या अग्नि का हाथ पकड़कर कहती है, मैं आपकी हर लड़ाई में आपके साथ हूँ हमेशा, और अभी हमें दीदी को घर लेकर जाना चाहिए और मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगी, हम दी को यहाँ नहीं छोड़ सकते। क्या पता यहाँ किसी की बातें सुनकर उन्हें कैसा फील हो या कैसे रिएक्ट करे। अग्नि को दिव्या की बात ठीक लगती है, इसलिए वह डॉक्टर से अधीरा को डिस्चार्ज कराकर उसे अपने साथ ले जाता है। डॉक्टर करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अग्नि कपूर से दुश्मनी भी तो कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि अग्नि कपूर वह शांत समुद्र था, जब तक उसने कोई पत्थर ना फेंके वह शांत था। अगर किसी ने उससे छेड़छाड़ कर दी तो वह एक विकराल तूफान बनकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता था, और आज तो बात उसकी बहन की थी। अग्नि ने अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर ली थी कि वह अधीरा का घर पर ख्याल रखेंगे, और एक पूरी टीम मेंशन पहुंच चुकी थी। एक कमरे को पूरी तरीके से हॉस्पिटल बेड में कन्वर्ट कर दिया गया था, उस कमरे में हर एक वह चीज मौजूद कर दी गई थी जो इस वक्त अधीरा को जरूरी थी। दादा दादी और अग्नि की मम्मी पापा ये चीज देख रहे थे, लेकिन किसी ने अभी तक कुछ नहीं पूछा था। तभी सामने से आते अग्नि को देखकर सबके दिल धक से रह जाते हैं, क्योंकि अग्नि के हाथों में बेहोश अधीरा झूल रही थी। अग्नि के पीछे दिव्या भी आ रही थी। अग्नि अधीरा को लेकर नीचे कमरे में चला जाता है, वहीं दिव्या सबके पास खड़ी होकर उन्हें सारी बात बता देती है। सारी बात सुनने के बाद सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा, क्यों कभी उसके ससुराल नहीं गए, क्यों उन्होंने अपने अधीरा को, अपनी मासूम से फूल सी बच्ची को अकेला छोड़ दिया था। अधीरा को कमरे में आराम से जाकर लिटाकर अग्नि डॉक्टर से कहता है एक बार फिर सारा चेकअप करने के लिए, और अधीरा की सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर को हैंडओवर कर देता है। डॉक्टर अधीरा की हालत देखकर बहुत परेशान थे, क्योंकि जब भी इस घर में आते थे उन्हें हमेशा एक चंचल मासूम नटखट लड़की को देखा था, लेकिन आज जो बेड पर पड़ी थी वह एक जिंदा लाश थी जिसके अंदर जीने की तमन्ना खत्म हो गई थी। सारी बात अभी उन्हें नहीं पता थी, इसलिए वह अपनी राय नहीं दे सकते थे। उन्होंने रिपोर्ट चेक की, उसके बाद अपनी भी कुछ टेस्ट किया और बाहर आ गए। अग्नि भी उनके साथ बाहर ही था। डॉक्टर सबकी तरफ देखकर कहते हैं, हमें अधीरा का खास ख्याल रखना है। डॉक्टर बहुत सारी बातें पूरी फैमिली को बताते हैं। सारी फैमिली ध्यान से डॉक्टर की बातें सुन रही थी। वहां से चले जाते हैं और दादा दादी रक्षित जी और कावेरी जी की तरफ देखकर कहते हैं, देव और रागिनी कब आ रहे हैं? अगर वह अधीरा की ऐसी हालत देखेंगे तो टूटकर बिखर जाएंगे। दादाजी के गले लगाकर कहते हैं, मुझे माफ कर देना पापा, मेरी एक एक की वजह से हमारी बेटी इस कंडीशन में पहुंच गई। दादाजी तुझे जी के सर पर हाथ रखे रहते हैं, कोई बात नहीं, आगे अपनी बेटी का ख्याल रखना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आती है, क्या हुआ पापा जी? भाई साहब को क्या हुआ है? क्या अग्नि तो ठीक है? दिव्या बहू ठीक है? जैसे ही सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे देव जी और रागिनी की खड़ी थी। रागिनी जी के चेहरे पर चिंता आने लगती है, कोई कुछ नहीं कहता। तभी डॉक्टर को वहां देखकर वह दोनों हैरान रह जाते हैं और जल्दी से अपने परिवार के पास आकर पूछते हैं, तो दादाजी बिना कुछ कहे उन्हें सामने कमरे की तरफ इशारा कर देते हैं। रागिनी जी और देव जी जल्दी से उसे कमरे के अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे पूरा परिवार। जैसे ही वह सामने बेड पर लेटी बेहोश अधीरा को देखते हैं, रागिनी जी की आंख में आंसू ही बहने लगते हैं। अग्नि रागिनी जी को अपने सीने से लगाकर चुप करने लगता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ है छोटी माँ, वह ठीक है, बस थोड़ी चोट लगी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। देव जी गुस्से में अग्नि की तरफ देखकर कहते हैं, किसने की मेरी बेटी की ऐसी हालत? अग्नि उन्हें शांत रहने का बोलता है और बाहर जाने के लिए बोलता है। लेडीज कमरे में ही रह जाती है और सारे जेम्स स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं।
स्टडी रूम में सारे जेम्स गुस्से में बौखलाए हुए थे क्योंकि जो बात दिव्या और बाकी लोग भी नहीं जानते थे वह बात अग्नि को पता थी और अग्नि ने वही बात दादाजी और अपने चाचा और पापा को बता दी थी। देवजी गुस्से में अपनी की तरफ देखकर कहते हैं, उन लोगों ने हमारी बेटी के साथ इतना कुछ कर दिया और तुम हाथ से हाथ रखे बैठे हो, तब तक संत महात्मा बनकर रहने वाले हो। तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हें कसम सिर्फ इसलिए दी थी कि तुम बेवजह किसी के पड़े में ना पड़े, लेकिन आज बात तुम्हारी खुद की बहन की है। खतरनाक तरीके से अपनी गर्दन को इधर उधर करके कहता है, आपको क्या लगता है चाचू मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा? नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे छोटी माँ की कसम से आज़ाद होना है। फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि अग्नि कपूर कौन है और अग्नि कपूर की बहन की इज्जत पर हाथ डालने वालों के साथ को क्या करता है। बहुत पैसों की भूख है उनके अंदर, उस पैसों की भूख को उनके पूरे परिवार की इज्जत से पूरा करूंगा। मैं बहुत शरीफ का चोला हो लिया मैंने, मैं शांत रहना क्या सीख लिया, लोग तो मुझे काय समझने लगे। अभी स्टडी का रूम खुलता है और रागिनी जी अंदर आती है। रागिनी जी को देखकर अग्नि खुद को शांत करके सामने देखा है। रागिनी की अग्नि की तरफ देखकर कहती है, जो बात किसी को नहीं पता वह बात मुझे बताना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने माँ भाभी और दिव्या को पूरी बात नहीं बताई। अग्नि गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, क्योंकि वह सुन नहीं पाएंगे इसलिए नहीं बताई। उसके बाद अग्नि रागिनी जी को पूरी बात बता देता है, जिसे सुनने की बात रागिनी जी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह अपनी की तरफ देखकर कहती है, मैं आज तुम्हें अपनी कसम से आज़ाद किया। अग्नि मेरी बेटी की एक एक दर्द का हिसाब लेना है। खतरनाक तरीके से अपनी गर्दन को इधर उधर करके कहता है, आपको क्या लगता है चाचू मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा? नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे छोटी माँ की कसम से आज़ाद होना है। फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि अग्नि कपूर कौन है और अग्नि कपूर की बहन की इज्जत पर हाथ डालने वालों के साथ को क्या करता है। बहुत पैसों की भूख है उनके अंदर, उस पैसों की भूख को उनके पूरे परिवार की इज्जत से पूरा करूंगा। मैं बहुत शरीफ का चोला हो लिया मैंने, मैं शांत रहना क्या सीख लिया, लोग तो मुझे काय समझने लगे। अभी स्टडी का रूम खुलता है और रागिनी जी अंदर आती है। रागिनी जी को देखकर अग्नि खुद को शांत करके सामने देखा है। रागिनी की अग्नि की तरफ देखकर कहती है, जो बात किसी को नहीं पता वह बात मुझे बताना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने माँ भाभी और दिव्या को पूरी बात नहीं बताई। अग्नि गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, क्योंकि वह सुन नहीं पाएंगे इसलिए नहीं बताई। उसके बाद अग्नि रागिनी जी को पूरी बात बता देता है, जिसे सुनने की बात रागिनी जी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह अग्नि की तरफ देखकर कहती है, मैं आज तुम्हें अपनी कसम से आज़ाद किया। अग्नि मेरी बेटी की एक एक दर्द का हिसाब लेना है। अपने चेहरे को अजीब तरीके से मसलते हुए कहता है, उल्टी गिरती शुरू हो चुकी है उन लोगों की जिन्होंने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है, उसे बेचने की कोशिश की है, उसका सौदा करने की कोशिश की है। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरी बहन अनाथ नहीं है, बल्कि उसके पीछे उसका पूरा परिवार और सबसे बड़ी बात उसका भाई खड़ा है। अग्नि गुस्से में स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। आज अग्नि का एक अलग ही रूप सामने आया था, जिसके बारे में उसके घर के बालों के अलावा शायद ही कोई जानता था। अधीरा के कमरे से बाहर निकलते दिव्या जैसे ही अग्नि को देखती है, उसका चेहरा देखकर 2 कदम पीछे हट जाती है और कहती है, यह अग्नि को क्या हुआ? वह जैसे ही अग्नि के पास पहुंचने वाली होती है, अग्नि उसे हाथ दिखाकर खुद से दूर रहने के लिए बोलकर कहता है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट करूं या तुमसे कुछ भी बोल दो जिससे बाद में तुमसे ज़्यादा मुझे तकलीफ हो, इसीलिए थोड़े वक्त तक मुझे दूरी बनाकर रखो। जब तक मैं अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिल देता तब तक मुझसे दूर ही रहो। अग्नि की बात सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह तुरंत ही पीछे हटकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है और आदमी ने इस वक्त दिव्या के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया था और वह भी घर से निकाल कर सीधा बाहर चला जाता है। अग्नि जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठकर निकाला, उसके आगे पीछे गाड़ियां चलने लगी। अग्नि अपनी गाड़ी में बैठा अजीब तरीके से अपनी गर्दन को मसल रहा था। वही अग्नि का असिस्टेंट भगवान को याद कर रहा था कि पूरे 3 साल बाद ये खूंखार जानवर वापस आया है। ऐसा क्या हो गया अग्नि की बहन के साथ कि वह फिर से एक जानवर बनने पर तुला हुआ है? क्या दिव्या के आने से वह शांत नहीं हो गया था? क्या छोटी माँ की कसम ने उसे बांध नहीं दिया था? ऐसा क्या हो गया कि वह उसे कम को भी तोड़कर अपने उसे रूप में वापस आ चुका था? अपने कमरे में बैठी दिव्या बार बार अग्नि के उसे रूप के बारे में सोच रही थी जो आज उसने देखा। क्या अग्नि को पहचानने में उस गलती हुई या अग्नि की कोई ऐसी पहचान है जिसके बारे में वह नहीं जानती? क्या ऐसा कुछ है? इसके बारे में उसे जानना जरूरी है। तभी दिव्या के फोन पर मन्नत का कॉल आने लगता है। मन्नत का नंबर देखकर दिव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने सारे ख्यालों को झटक कर मन्नत से बात करने लगती है। मन्नत से बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि अधीर बहुत जल्दी इंडिया वापस आने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों आज दिव्या को अधीर के आने से कोई हलचल नहीं हुई। उसके दिल ने कोई रिएक्ट नहीं किया, उसने नॉर्मली रिएक्ट किया जो मन्नत के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था।
दिव्या काफी देर मन्नत से बात करती है, फिर खुशी से निया से और रणबीर से भी, लेकिन आज रणबीर से बात करते हुए दिव्या को कोई अपनापन महसूस नहीं हुआ और ना ही रणबीर को दिव्या से कोई अपनापन महसूस हुआ। रणबीर समझ गया था दिव्या नाराज है उसे दिन के लिए, लेकिन उसने भी दिव्या की नाराजगी दूर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था अगर वह ऐसा कुछ करेगा तो आगे चलकर दिव्या एक और गलती करेगी जो किसी के लिए भी फायदेमंद तो नहीं होने वाली थी। इसीलिए रणबीर ने सोच लिया था अधीर के इंडिया आते ही वह अधीर की शादी करवा देगा और उसके बाद अधीर और दिव्या दोनों ही अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। अग्नि की गाड़ी जंगल के बीचों बीच जाकर रुकती है। आसपास घने जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था, वहां रोशनी का नाम मात्र नहीं था। अग्नि अपनी गाड़ी से निकल बाहर आता है और एक पेड़ के पास जाकर अपना हाथ रख देता है। अग्नि के हाथ रखते ही वह पेड़ तो हिस्सों में बट जाता है और उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगती है। अग्नि और अग्नि के बॉडीगार्ड और असिस्टेंट उसके पीछे चली जाती हैं और फिर से वह पेड़ पहले की तरह बन जाता है। अब लग ही नहीं रहा था कि वहां थोड़ी देर पहले कोई सीढ़ियां थी। अग्नि जैसे जैसे उससे बेसमेंट में जा रहा था वैसे वैसे वहां लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी और वहीं शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही थी। अग्नि के पीछे चल रहे सारे बॉडीगार्ड की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वह लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे कि आदमी को गुस्सा आ जाए और उन लोगों को जान से मरने से पहले अग्नि अपने खुद के बॉडीगार्ड्स को ही जान से मार दे। अग्नि जैसे ही बेसमेंट के सेंटर में पहुंचता है वहां 7 लोगों को उल्टा लटकाया गया था, जिनमें से 3 औरतें और 4 आदमी थे। एक अधीरा का पति, दूसरा उसका ससुर, तीसरा उसका देवर, चौथ उसकी नंद का पति, अधीरा की सास ननद और वह लड़की जिसके लिए अधीरा के पति ने अधीरा की यह हालत की थी। जैसे ही उन सब की नज़र सामने खड़े अग्नि पर जाती है सब लोग कन्फ्यूजन से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उनमें से डरते हुए उत्तम सिंह कहता है, कौन हो तुम लोग और हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो और किस बात के लिए तुम लोग हमें कल रात से टॉर्चर कर रहे हो। वही अग्नि अपनी गर्दन को दाएं कभी बाएं घुमाते हुए कहता है, तुम्हारे कर्मों की सजा देने के लिए लाया गया है तुम्हें यहाँ। तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी औरत के साथ नाजायज रिश्ता रखा। तभी उत्तम सिंह अग्नि की तरफ देखकर कहता है, और तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं मेरी बीवी के रहते हुए किसी से भी रिश्ता रखूं? कहीं मेरी बीवी का तुमसे तो कोई रिश्ता नहीं है ना। अग्नि पागलों की तरह हंसने लगता है। अग्नि के हंसने से सब लोग थर थर कांपने लगते हैं। तभी अग्नि अपनी गर्दन में अपने हाथ को मसलते हुए कहता है, रिश्ता तो मेरा है और बहुत गहरा रिश्ता है उससे मेरा, ऐसा रिश्ता कि उसके लिए मैं तुम सबकी जान भी ले लूंगा। तभी कमी है। अब सब लोग डर गए थे। तभी डरते हुए अधीरा की सास अग्नि की तरफ देखकर कहती है, उसे मनहूस अनाथ लड़की का आप जैसे इतने बड़े आदमी से क्या रिश्ता हो सकता है। जैसे ही अग्नि के कानों में यह आवाज आती है कि उसकी बहन को ये लोग मनहूस और अनाथ कह रहे हैं, उसका गुस्से से पर हाय हो जाता है और वह अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहता है, इन सबको नीचे उतरो, आप खेल खेलने की बारी मेरी है। वह धीरे धीरे सबको देखने लगता है। वही अग्नि का असिस्टेंट एक झटके में उन सबको जमीन पर पटक देता है और सबकी दर्द भरी चिल्लाने की आवाज में आने लगती है। तभी उत्तम सिंह खड़ा होकर अग्नि की आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसे औरत के साथ? वैसे तो बहुत सती सावित्री बन रही थी, अपनी जान तक देने को तैयार थी, कहीं रातों में तुम्हें खुश तो नहीं किया है उसे। उत्तम सिंह की बात सुनकर अग्नि का पर हाय हो जाता है और वह खींचकर एक पंच उत्तम सिंह के चेहरे पर मार देता है। अग्नि के इस तरह व्यवहार करने से सब लोग डर गए थे। अग्नि अपनी डरावनी आवाज से सबको डरते हुए कहता है, बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने, ऐसी गलती जिसकी कोई माफी नहीं है। और जाना चाहते हो ना कि मेरा अधीरा के साथ क्या रिश्ता है? तो सुनो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।